हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी। आई एम प्रीति सांगवान और हम पढ़ रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था सेक्शन 8, यानी कि अगर आईपीसी की हम बात करें तो हमने सेक्शन 70 तक कंप्लीट कर लिए हैं और बीएनएस में हमने सेक्शन 8 कंप्लीट किया था। आज हम प्रोसीड करेंगे सेक्शन 9 पे और सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक के सेक्शन आज कवर कर लेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा जो रिलेटेड है पनिशमेंट से। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 14 टू 44। एक एक सेक्शन उसका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि बीएनएस में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सारे के सारे सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं, तो किसी भी ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स क्या रहेंगे प्लस पनिशमेंट क्या रहेगी, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस हैं, जो मेन ऑफेंस है जैसे कि थेफ्ट है, तो थेफ्ट में या फिर हाउस ट्रेसपास की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोविजंस उसमें दे रखे हैं कि हाउस ट्रेसपास, फिर क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है। ये बहुत अलग अलग तरीके की हम चीजें पढ़ेंगे। हर एक चीज आपको याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि किसमें कौन सी पनिशमेंट रहेगी। परंतु अगर हम देखें जजमेंट राइटिंग वगैरह की जब हम बात करते हैं, मेनली जब हम चार्ज फ्रेमिंग की बात करते हैं क्रिमिनल लॉ में, तो हर एक पार्ट उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर कोई चीज ऐसी है जो ऑफेंस है, एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस एंड मेड अप ऑफ पार्ट्स, यानी कि कोई ऑफेंस है। ऑफेंस के लिए सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड है एक्टस रियस, और उसका उस ऑफेंस का जो ऑफेंस हैपन हुआ है उसका जो एक्टस रियस है वो सेवरल पार्ट से मिलके बना है। क्लियर है? यानी कि हमने पढ़ा था कि एक्ट सीरीज में क्या हो सकता है, एक सिंगल एक्ट भी हो सकता है और सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात उस सिचुएशन की हो रही है जब कोई ऑफेंस मेड अप ऑफ पार्ट्स, यानी कि जो एक्ट सीरीज हुआ है वो बहुत सारे पार्ट से मिलके बना है, यानी कि सीरीज ऑफ एक्ट्स है। परंतु है क्या कि हर एक पार्ट या एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। जो मेन ऑफेंस हुआ उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स हुए, और अगर हम उन एक्ट को सिंगली देखें, इंडिविजुअली देखें, तो उनमें से बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जिनको इंडिविजुअली भी देख रहे हैं तो वो ऑफेंस है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो उनका आया ही ऑफेंस का। ठीक है, क्योंकि ऑफेंस बना ही किससे है? सेवरल पार्ट से बना है। लेकिन मैं बात कर रही हूं कि जिन पार्ट से मिलके वो बना है, अगर उन पार्ट्स को हम देखें इंडिविजुअली तो उनमें से कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो अपने आप में भी ऑफेंस हैं। तो ये सेक्शन 9 का क्लोज 1 आपको क्या कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच ऑफेंसेस। ठीक है, ये कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि किसी इंसान को, ए को बी ने थप्पड़ मारा। ठीक, थप्पड़ मारना क्या है? सिंपल हर्ट है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने बी को एक थप्पड़ ना मार के उसने 5 थप्पड़ मारे। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या है? बी को हर्ट कोज हुआ है। ए ने बी को 5 थप्पड़ मारे, हर्ट कोज हुआ। अगर ए ने बी को एक थप्पड़ मारा हुआ था तो भी क्या था? हर्ट था। अगर 2 मारे होते तो भी हर्ट था, 3 मारे होते तो भी हर्ट था, और 5 मारे तो भी अल्टीमेटली क्या बन रहा है? हर्ट ही बन रहा है। तो अगर हम इस सीक्वेंस में देखें कि एक ऑफेंस है जो बहुत सारे पार्ट से मिलके बना, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? अल्टीमेटली यहाँ पे 5 थप्पड़ लग गए बी को और ऑफेंस बन गया हर्ट का। मान लो ए यहाँ पे एक थप्पड़ मार के रुक जाता तो भी हर्ट बन जाता, 2 पे रुकता तो भी हर्ट बनता। तो क्या ऐसा होगा, मान लो हर्ट की सजा जैसे 1 साल है, तो क्या ऐसा होगा कि 1 साल की सजा इस थप्पड़ के लिए, एक की इसके लिए, एक की इसके लिए और एक की इसके लिए, ऐसे करते करते क्या ए को 5 साल की सजा मिलेगी इस हर्ट के लिए? नहीं। सेक्शन 9 का क्लोज 1 यही समझाता है कि अगर कोई इंडिविजुअली जो काम हुआ है वो भी ऑफेंस है तो ऑफेंडर को एक ऑफेंस की सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर उसने 5 थप्पड़ मारे हैं तो पांचों थप्पड़ के लिए अलग अलग सजा मिलेगी, 5 बार हर्ट के लिए सजा नहीं मिलेगी। एंड ऑफ द डे ऑफेंस क्या हुआ है? हर्ट ही हुआ है, तो 1 साल की सजा उसको मैक्सिमम मिल सकती है। समझ आ गया? क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा होता कि ए ने बी को एक थप्पड़ मारा, ठीक है, हर्ट हुआ,
और सी ने भी बी को एक थप्पड़ मारा, तब क्या होता, ए को भी 1 साल की सजा मिल सकती थी और सी को भी 1 साल की सजा मिल सकती थी। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ना, वो कौन सी सिचुएशन की कर रहे हैं कि जब एक ओफेंडर ने कोई एक्ट किए हैं और वो एक्ट इंडिविजुअली भी क्या है, ऑफेंस है, और उन सबको मिला के भी एक ऑफेंस बन रहा है, तो एक बार की ही सजा मिलेगी, उसको बार बार की सजा नहीं मिलेगी कि ये हुआ तो भी, ये हुआ तो भी, ये हुआ तो भी। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। ये सेक्शन 9 का क्लोज 1 कहता है, बहुत सिंपल सी बात है, हर एक बार के लिए ऑफेंस के लिए सजा नहीं मिलेगी। कितनी बार के लिए मिलेगी, एक बार जब वो ऑफेंस हुआ था, अगर वो इंडिविजुअली हुआ था वो भी सेम ऑफेंस है, और अगर जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया तो भी सेम ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो एक बार के लिए सजा मिलेगी, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर लॉ में इससे अलग कुछ लिखा हुआ है तो एक अलग बात है, अदरवाइज ऐसा होता है, ये एक जनरल रूल है। ठीक है, अब सेक्शन 9 का क्लोज 2 क्या कहता है। सेक्शन 9 का क्लोज 2 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है या फिर कोई ऐसा एक्ट है जो पनिशेबल है और वो फॉल कर रहा है 2 से ज्यादा डेफिनेशंस पे। देखो डेफिनेशंस कहाँ पे दी हुई होती है, किसी भी सब्सटेंटिव लॉ में दी हुई होती है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो किसी लॉ की 2 से ज्यादा डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है, कौन से लॉ की, जिसमें ऑफेंस डिफाइंड और पनिश्ड है, यानी कि आपका जो ऑफेंस है वो सब्सटेंटिव लॉ है, सॉरी जो लॉ है वो सब्सटेंटिव लॉ है, जैसे कि हम बीएनएस को सब्सटेंटिव लॉ पढ़ रहे थे, पोक्सो सब्सटेंटिव लॉ है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को आप सब्सटेंटिव लॉ कह सकते हैं, यानी कि उसमें तो चलो प्रोसीजर भी कहीं ना कहीं दिया हुआ है। या फिर आप एनडीपीएस की बात कर सकते हैं, आप फूड एडल्ट्रेशन एक्ट की बात कर सकते हैं, डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे कैसे लॉ हैं, ये सब्सटेंटिव लॉ हैं जिनमें ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, साथ में ऑफेंस की पनिशमेंट भी दी हुई है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई एक एक्ट है और वो 2 से ज्यादा डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, 2 डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, तो क्या ऐसा होगा कि उसको दोनों बार के लिए सजा मिलेगी। एक बार उस डेफिनेशन के अंतर्गत लाके उसको एक ऑफेंस की कैटेगरी में आ गया, फिर दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से क्या डबल जियोपार्डी नहीं हो जाएगा, आर्टिकल 20 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा करना अलाउड नहीं है, और यही आपका सेक्शन 9 क्लोज 2 का सबसेक्शन ए कहता है। क्या कहता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है कि कोई ऑफेंस या फिर कोई एक्ट 2 या 2 से ज्यादा डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है किसी लॉ की, कौन से लॉ की, जो लॉ ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, जो लॉ पनिशमेंट के बारे में प्रोवाइड करता है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट कोर्ट कितनी दे सकता है, एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस। ठीक है, 2 डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, सेम एक्ट है, तो सिर्फ एक के लिए सजा मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कोर्ट पे कि वो ये भी देख सकता है कि ज्यादा सीवियर पनिशमेंट कौन से में, मैक्सिमम सजा जिसमें होगी वहां की मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद ऐसा नहीं कि दोनों के लिए अलग अलग सजा दे दी जाए, क्योंकि एक ही एक्ट के लिए 2 जगह पे सजा नहीं मिल सकती। सेकेंड चीज, क्यूमुलेटिव भी इफेक्ट नहीं आ सकता उनका, अगर अलग अलग डेफिनेशन में फॉल कर रहा है तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट कोर्ट दे सकता है, फॉर एग्जांपल एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 साल की सजा है, दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 साल की सजा है, तो मैक्सिमम 3 साल तक की सजा उसको मिल सकती है, इससे ज्यादा सीवियर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब इसका एक बी पार्ट है, वो क्या कहता है, सेवरल एक्ट्स हैं, वन और मोर देन वन देमसेल्व्स ऑफेंस। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, जैसे कि डेकोइटी अपने आप में एक ऑफेंस है, मर्डर अपने आप में ऑफेंस है, किसी ने डकैती की है वो एक ऑफेंस है, ऑफेंस नंबर 1, किसी ने मर्डर किया है वो एक अलग काइंड का ऑफेंस है, ऑफेंस नंबर 2। ठीक है, अब क्या होगा कि डेकोइटी की अलग से सजा दो आप, मर्डर की अलग से सजा दो, लेकिन हम जब बीएनएस को देखेंगे या हमने आईपीसी में पढ़ा था कि डेकोइटी विद मर्डर का एक अलग से ऑफेंस बना रखा है। 2 चीजें थी, 2 ऑफेंस थे, इंडिविजुअली ऑफेंस थे, जब उनको कंबाइन कर दिया गया तो एक डिफरेंट काइंड का ऑफेंस बन गया, चाहे वो सीवियर ऑफेंस बना ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप डेकोइटी के लिए भी सजा दे रहे हैं, आप मर्डर के लिए भी सजा दे रहे हैं, और उसके बाद डेकोइटी विद मर्डर के लिए भी सजा दे रहे हैं। होगा क्या कि जो आपका कंबाइंड ऑफेंस बना है, या फिर आप मर्डर के लिए सजा दे दो या डेकोइटी के लिए सजा दे दो या फिर डेकोइटी विद मर्डर के लिए दे दो, जो सीवियर पनिशमेंट है, जो मोस्ट सीवियर पनिशमेंट है, वहां तक आप जा सकते हो, तीनों में से जिसमें मोस्ट सीवियर पनिशमेंट है। अलग अलग नहीं दे सकते कि डेकोइटी में दे रखी है उसको भी आप दे दोगे, फिर मर्डर में दे रखी है उसको भी दे दोगे, और डेकोइटी विद मर्डर में दे रखी है वो सजा भी आप दे दोगे, नहीं। कंबाइन करने के बाद 2 अलग अलग ऑफेंसेस थे, कंबाइन करने के बाद तीसरा ऑफेंस बन रहा है, तो आप तीनों में से किसी भी एक की सजा दे सकते हो, इससे ज्यादा सजा उसको नहीं मिल सकती ऑफेंडर को। ठीक है, ये आपका सेक्शन 9 का क्लोज 2 था। अब आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, क्रिमिनल लॉ में आप जब भी पढ़ेंगे
इंडिया में स्पेशली आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा किसको मिलेगा? अक्यूज्ड को मिलेगा। जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्लासेस में बताया था कि प्रूव करने का तरीका कैसे होता है कि क्रिमिनल लॉ में आपको कोई भी चीज बियॉन्ड डाउट प्रूव करनी पड़ती है। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी क्या होती है कि जब भी किसी ऑफेंस के लिए किसी अक्यूज को आप लाइबल ठहराना चाह रहे हैं तो आपको उसका जो ऑफेंस है वो आपको बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ता है कि एक आइटा ऑफ डाउट भी कोर्ट के दिमाग में ये ना रहे कि हो सकता है ये निर्दोष हो। जैसे ही ये डाउट कोर्ट के दिमाग में आएगा, कोर्ट क्या करेगा? बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को देगा और अक्यूज्ड को बरी किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली क्रिमिनल लॉ में ड्यूटी क्या होती है कि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट कोई चीज एस्टेब्लिश करता है। लेकिन सिविल केसेस में हमने पढ़ा था कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं। एविडेंसेस देखते हैं, मान लो यहाँ के 10 एविडेंसेस है, इधर के 8 एविडेंसेस है, तो 10 वाला जीत जाएगा केस। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि अगर आपके 10 जो एविडेंस है वो सारे के सारे ऐसे होने चाहिए जो अल्टीमेटली प्रूव करते हैं, अक्यूज्ड की गिल्ट की तरफ इशारा करते हैं। 1% भी ये डाउट दिमाग में कोर्ट के नहीं होना चाहिए कि ये इंसान निर्दोष हो सकता है। जनरल रूल ये रहता है। तो सेक्शन 10 भी कहीं ना कहीं उसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये कहता है कि अगर मान लो बहुत सारे ऑफेंसेस हुए या फिर एक कोई ऑफेंस हुआ और कोर्ट को ये समझ नहीं आ रहा कि हुआ तो है ऑफेंस, कोर्ट इस चीज को लेके बहुत क्लियर है कि ऑफेंस तो हुआ है और इसी पर्सन ने किया है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सी पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पोक्सो की बात करूं तो 2 तरह के ऑफेंस हम पढ़ते हैं। एक होता है, ऑफेंस तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं एग्जांपल जो दे रही हूँ, जैसे कि एक होता है सेक्सुअल असोल्ट, दूसरा होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है, तो कोर्ट ये तो क्लियर है कि असोल्ट तो हुआ है सेक्सुअल तरीके का। अब कोर्ट इस चीज को लेके कंफ्यूज है कि सिंपल सेक्सुअल असोल्ट हुआ है या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हुआ है। ठीक है, तो उन केसेस में सेक्शन 10 कहता है कि जहां पे वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस है, पनिशमेंट देनी है पर्सन को, वो गिल्टी तो है लेकिन कोर्ट डाउटफुल इस तरीके से है कि उसको ये नहीं आइडिया आ रहा कि कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है, तो उस अपराधी को कौन सी सजा मिलेगी? जो लोवेस्ट पनिशमेंट है वो दी जाएगी। क्योंकि जैसे ही कोर्ट के दिमाग में किसी भी चीज के रिगार्डिंग डाउट आया, डाउट का बेनिफिट हमेशा किसको जाएगा? अक्यूज्ड को जाएगा। हो सकता है उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया ही ना हो और कोर्ट ने उसको उसकी सजा दे दी, तो क्या ये उचित है? तो आपका जो सेक्शन 10 बीएनएस है वो ये कहता है कि जैसे ही कोर्ट के दिमाग में डाउट आता है कि कौन सा ऑफेंस किया है, तो कौन से ऑफेंस की सजा मिलेगी जिसमें सजा कम है, लोवेस्ट पनिशमेंट जहां पे है वो अक्यूज को दी जा सकती है। ये सेक्शन 10 है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद आता है सेक्शन 11। 11 12 दोनों रिलेटेड है किससे? सोलिटरी कन्फाइनमेंट से। क्या कहता है? सोलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है? सोलिटरी कन्फाइनमेंट होता है कि जब किसी अपराधी को जेल के अंदर एक अलग से केबिन टाइप होता है, या आप ये कह रहे कोठरी जिसको बोलते हैं, उसमें डाल दिया जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि उनका माइंडसेट ये रहता हो कि शायद वो आइसोलेटेड रह के रिफॉर्म हो जाए, शायद उसको रिपेंटेंस फील हो अकेला रहने की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगे कि माहौल खराब कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो कि उनको ये लग रहा है कि हार्डन्ड क्रिमिनल्स के संगत में आके और ज्यादा बिगड़ सकता है। तो कोई भी रीजन हो सकता है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या होता है? मेनली एक अलग से केबिन टाइप, रूम टाइप होता है और पूरा का पूरा टाइम उस कैदी को उसके अंदर रहना होता है जितने दिन की उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलती है, यानी आउटर वर्ल्ड से उसका कनेक्शन टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहलाता है। एक हार्श काइंड की पनिशमेंट है। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट कब दी जा सकती है? सबसे पहले हम ये देखेंगे, जहां कहीं पे भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट है किसी भी ऑफेंस में, उसमें सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। सोलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस होनी चाहिए। हमने पढ़ा कि ऑफेंस में कई जगह पे लिखा होगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर का मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है कोर्ट और रिग्रेस भी दे सकता है। ठीक है, कई ऑफेंसेस में लिखा होगा कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स। तो उन केसेस में कोर्ट की ड्यूटी है कि वो सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही देगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आउट ऑफ लॉ चला जाएगा। क्लियर है? तो अगर कोई केस ऐसा है जिसमें कोर्ट ने रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी है, तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देते टाइम अगर कोर्ट को ये उचित लगता है तो वो ये भी कह सकता है कि इस रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का इतना पोर्शन आपने किसमें बिताना है? सोलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताना है। ठीक है, ये बताता है सेक्शन 11। क्या कहता है कि सबसे पहली चीज तो जहां पे कोर्ट रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे सकता है वहां पे कोर्ट
सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकता है। बीएनएस में कहीं पे भी आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से ज्यादा की नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस सेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट की मैक्सिमम लिमिट क्या है, 3 मंथ्स। याद रख लेना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितने दिन की दी जा सकती है, 3 मंथ्स की दी जा सकती है। इससे आगे अगर सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलती है वो अलाउड ही नहीं है। लॉ में क्यों नहीं है, क्योंकि एक अमानवीय काइंड ऑफ एक्ट है। किसी को इतना ज्यादा आइसोलेटेड कर देना, होता क्या है कि अगर इंसान उस सिचुएशन में रहता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो एक बहुत ज्यादा मेंटल फ्रस्ट्रेशन उसको बन सकती है। वो एक मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ टाइम बाद हो सकता है उसको कोई मेंटल डिजीज हो जाए उस आइसोलेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो लॉ ने या फिर आप ये कहें लेजिस्लेटर ने बहुत सोच समझ के 3 मंथ्स की इसकी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की हुई है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट कब दी जा सकती है, जहां पे रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दी गई हो। मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, 3 मंथ्स। तो क्या ऐसा है कि हर केस में कोर्ट के पास पावर है कि वो 3 महीने की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे सकता, सॉरी सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकता है? फॉर एग्जाम्पल किसी को 3 महीने की सजा दी और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दी, तो क्या कोर्ट ऐसा कह सकता है कि 3 महीने की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, ये टोटली सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं? ये अलाउड नहीं है। उसके लिए सेक्शन 11 में क्या कर रखा है, स्केल भी फिक्स कर रखी है कि कितनी सोलिटरी कन्फाइनमेंट किस केस में मिल सकती है। तो सेक्शन 11 आपका कहता है कि अगर इंप्रिजनमेंट दी है 6 महीने की या 6 महीने तक की, अगर जो इंप्रिजनमेंट कोर्ट ने दी है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, वो है मैक्सिमम 6 मंथ तक की, उसमें 4 महीने भी हो सकती है, उसमें 3 महीने भी हो सकती है, उसमें 5 महीने भी हो सकती है, तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है मैक्सिमम 1 महीने तक। ठीक है, अगर 6 महीने की सजा दी है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, तो उसमें 1 महीने तक की क्या दी जा सकती है, मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट, 1/6 हिस्सा मैक्सिमम। इस केस में हो सकता है 5 महीने की सजा हो तो भी 1 महीने तक की दी जा सकती है। सेकेंड स्केल क्या कहता है कि अगर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिली है 6 महीने से लेके 1 साल तक की, 7 महीने की, 8 महीने की, 9 महीने की, 10 महीने की, 12 महीने की, ठीक है, तो उन केसेस में सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मैक्सिमम पीरियड हो सकता है 2 मंथ्स। ठीक है, समझ आ गया। और थर्ड ये कहता है कि अगर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दी है 1 साल से ज्यादा की, तो ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट 3 महीने तक हो सकती है। ये सिर्फ एनेबलिंग प्रोविजन है, ऐसा नहीं कि कोर्ट बाउंड है कि रिग्रेस इंप्रिजनमेंट देगा तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी देगा। वो तो सारा कुछ देख के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की, ऑफेंडर किस तरह का है, क्या उसका नेचर है, क्या क्राइम करने का तरीका रहा, किस मोटिव के साथ किया, विक्टिम कौन था, वल्नरेबल क्लास थी या नॉर्मल पर्सन था, सब कुछ देख के ऑफेंस के रिगार्डिंग और उस क्रिमिनल के रिगार्डिंग सारे सिचुएशंस एनालाइज करके फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट देनी है कि नहीं देनी है। सेक्शन 11 सिर्फ एनेबल करता है, सेक्शन 11 मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने 6 महीने तक की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दी है तो आपको 1 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर चाहे तो दे सकता है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन छोड़ दिए, इस डिस्क्रिशन को बहुत जुडिशियसली एक्सरसाइज करना होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या कहता है, सेक्शन 11 बात करता है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट की। स्केल आपको याद रखनी है, 1 महीने तक की सोलिटरी कन्फाइनमेंट अगर इंप्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स है, 2 महीने तक की सोलिटरी कन्फाइनमेंट अगर इंप्रिजनमेंट 6 महीने से लेकर 1 साल तक की है, और 3 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है अगर इंप्रिजनमेंट मोर देन 1 ईयर की है। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट की। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा देनी है तो मैक्सिमम एक टाइम पे, 1 महीने की हो सकती है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, लेकिन ये रेगुलर नहीं रहेगी। एक टाइम पे मैक्सिमम 14 दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। ठीक है, एक टाइम पे मैक्सिमम 14 दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट देनी होती है, और उस 14 दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद उतने ही दिन का इंटरवल भी देना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आपने 14 डेज की सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी, उसके बाद 2 दिन का रेस्ट कराया, फिर 14 डेज के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, फिर 1 दिन का रेस्ट कराया, फिर 40, इस तरह से नहीं। अगर 14 डेज की लिमिट रखिए तो उसके साथ में ये भी है कि 14 डेज एक टाइम पे आप दे सकते हो, लेकिन उसके बाद 14 डेज का एटलीस्ट आपका इंटरवल होना चाहिए नेक्स्ट 14 डेज के लिए।
क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 1 महीने की सॉलिटरी कंफाइनमेंट मिली है तो आप 14 डेज का एक बार दे दो, उसके बाद 14 डेज का इंटरवल, फिर 14 डेज की, फिर जो 2 दिन बचे हैं वो भी फिर से 14 डेज का इंटरवल देके उसके बाद 2 दिन की सजा फिर से दी जा सकती है सॉलिटरी कंफाइनमेंट की। ठीक है, क्योंकि 14 दिन सफिशिएंट टाइम है किसी को आइसोलेटेड रखने के लिए, और इस तरह से आइसोलेटेड जिस तरह से सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा जाता है। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात ही क्या करते हैं, अगर इम्प्रिजनमेंट दी है 3 महीने से ज्यादा की, जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी है कोर्ट ने वो 3 महीने से ज्यादा की थी और उस केस में सॉलिटरी कंफाइनमेंट ऑर्डर कर दी, तो उन केसेस में क्या कहा, उन केसेस में एक टाइम पे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में कितने दिन रखा जा सकता है? 7 दिन। ठीक है, 7 दिन की सॉलिटरी, अगर 3 महीने तक की मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है, 3 महीने है, 4 है, 5 है, 6 है, या फिर इससे ज्यादा है, अगर 3 महीने से कम की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट थी और उसमें सॉलिटरी कंफाइनमेंट मिली, कितनी मिल सकती है? अगर 3 महीने से कम की सजा है तो मैक्सिमम 1 महीने की मिल सकती है। 1 महीने की मिल सकती है तो कोर्ट ने कहा या फिर लॉ ने कहा कि एक टाइम पे 14 डेज दे सकते हो, फिर 14 डेज का इंटरवल लो, फिर 14 डेज दे दो, क्योंकि 3 महीने की अगर सजा है तो 14 दिन करोगे तो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे सॉलिटरी कंफाइनमेंट का 1 महीना। सेकंड केस में बात करता है कि अगर सजा है 3 महीने से ज्यादा की तो 1 महीने में सिर्फ 7 दिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा जा सकता है। याद रखना, 1 महीने में सिर्फ 7 दिन। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? अगर सजा है 6 महीने की तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट कितनी मिल सकती है? 1 महीने की। 1 महीने में कितने हफ्ते? 4। हर महीने में 1 हफ्ते भी रखोगे तो भी 2 महीने आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं। क्लियर है? तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर 3 महीने से ज्यादा की सजा है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट एक टाइम पे 1 महीने में सिर्फ 7 दिन की दी जा सकती है। अब मान लो कोई चालाक है, जेल अथॉरिटी या फिर आप ये कहो कि कोर्ट, उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल जनवरी है, जनवरी का तो जो लास्ट वीक था वो दे दिया सॉलिटरी कंफाइनमेंट का, और फरवरी का फर्स्ट वीक दे दिया, तो क्या हुआ? लगातार 14 डेज की कंफाइनमेंट होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे ये चीज भी लिखी हुई है कि जितने दिन की सॉलिटरी कंफाइनमेंट है उतने दिन का इंटरवल भी। आपने जनवरी का लास्ट महीना अगर दे दिया, लास्ट वीक अगर दे दिया सॉलिटरी कंफाइनमेंट का, तो फेब का फर्स्ट वीक नहीं दे सकते, 1 वीक का आपके पास इंटरवल होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर 3 महीने से कम की सजा है तो 14 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट एक साथ दिया जा सकता है, फिर 14 दिन का इंटरवल देना होता है। अगर सजा 3 महीने से ज्यादा की है तो 1 मंथ में सिर्फ 7 दिन की सॉलिटरी कंफाइनमेंट दी जा सकती है, और इस तरह से देनी चाहिए कि कम से कम 7 दिन का बीच में इंटरवल रहे। समझ में आ गया? ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट की लिमिट दे रखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज की बात करें, चाहे बाकी लीगल एग्जाम्स की बात करें। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 13, जो आईपीसी का था सेक्शन 75, बात करता है एनहांस्ड पनिशमेंट की। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया आज, ठीक है, ऑफेंस आपका फॉल करना चाहिए चैप्टर 10 में या चैप्टर 17 में। चैप्टर 10 या चैप्टर 17। चैप्टर 10 किससे रिलेटेड है? चैप्टर 10 आपका कॉइन से, करेंसी नोट से, स्टैम्प पेपर से रिलेटेड है, और चैप्टर 17 रिलेटेड है किससे? ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। ठीक है, सिर्फ 2 चैप्टर की बात करी है, चैप्टर 10 और चैप्टर 17। इससे अलावा बीएनएस का कोई भी चैप्टर से ऑफेंस किया हो, यहां सेक्शन 13 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। याद रखना है, जैसे ही सेक्शन 13 आए तो आपके साथ में आपके दिमाग में साथ साथ 2 चीजें आनी चाहिए कि चैप्टर 10 एंड 17, यानी कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड स्टैम्प पेपर्स, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सिर्फ 2 चैप्टर की बात कर रखी है। ठीक है, अभी क्या कहता है कि अगर किसी ने ऑफेंस किया है कोई और वो फॉल करता है इन दोनों में से किसी भी एक चैप्टर में, ठीक है, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि किसी ने थेफ्ट की ड्वेलिंग हाउस में, और जो ऑफेंस कमिट किया है इन सेक्शंस का, इन चैप्टर्स का, वो ऑफेंस ऐसा था जो पनिशेबल था कम से कम 3 साल की सजा से, चाहे वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो। क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है?
एनहांस पनिशमेंट के बारे में आपका सेक्शन 13 बीएनएस क्या कहता है कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया और वो ऑफेंस फॉल कर रहा है चैप्टर 10 में या चैप्टर 17 में, और ऑफेंस को जब हम देख रहे हैं तो उसकी सजा कम से कम, यानी कि वो पनिशेबल है 3 साल तक की सजा के लिए मिनिमम। ठीक है, 3 साल तक की सजा आइदर डिस्क्रिप्शन के उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड है। आज उस पर्सन ने वो ऑफेंस कर दिया, वो कन्विक्ट हो गया। अब अगली बात जो समझने की है, मैंने कहा कि सजा होनी चाहिए पनिशेबल विद होना चाहिए 3 इयर्स और मोर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर किसी ऑफेंस के लिए सजा लॉ में 3 साल दे रखी है तो जज भी 3 साल ही देगा। हो सकता है कोर्ट ने उसको बाकी सारे फैक्टर्स कंसीडर किए और उसको 2 साल की सजा दे दी। सजा मिली कितनी है वो मैटर नहीं करता, ऑफेंस के लिए सजा प्रेस्क्राइब्ड कम से कम 3 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गई? पनिशेबल विद 3 इयर्स और मोर ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, ये मैटर नहीं करता, सिंपल है कि रिग्रेस है। ठीक है, अगर ये कोई ऑफेंस किया जो पनिशेबल था 3 साल या उससे ज्यादा पनिशमेंट से, और दोबारा वही सेम पर्सन जो पहले कन्विक्ट हो चुका है, कन्विक्ट का मतलब उसकी पनिशमेंट फाइनल हो चुकी है, ऐसा नहीं कि अपील में पेंडिंग है। ठीक है, कन्विक्ट हो चुका है वो अक्यूज्ड, मतलब फाइनली कन्विक्शन उसका हो चुका है, चाहे उसको सजा 1 साल मिली, 2 साल मिली, कुछ भी हो, या फिर हो सकता है उसको छोड़ दिया गया हो एडमोनिशन वगैरह पे भी, वो भी इसमें कवर होंगे। ठीक है, दोबारा से उसने क्या किया, इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया जो पनिशेबल था फिर से 3 इयर्स और मोर। आज एक ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट दे रखी है 3 इयर्स और मोर। ठीक है, इन चैप्टर में फॉल करना चाहिए चैप्टर 10 एंड 17। दोबारा से वही पर्सन सेम ऑफेंस करता है, सेम का मतलब वो एग्जैक्टली सेम नहीं, ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें फिर से 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, तो आपका सेक्शन 13 कहता है कि दोबारा जब वो ऑफेंस करता है उस कोर्ट जरूरी नहीं है उसको 3 साल तक की ही सजा दे, अगले केस में उसको एनहांस पनिशमेंट मिल सकती है, और एनहांस भी कितनी, 10 साल तक की सजा दे सकता है कोर्ट, आइदर डिस्क्रिप्शन, या फिर कोर्ट लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है। ये आपका सेक्शन 13 कहता है। ठीक है, तो सेक्शन 13 आपका बात करता है एनहांस पनिशमेंट की। जैसे ही सेक्शन 13 की बात करें हमारे दिमाग में आएंगे चैप्टर 10 और 17। ऑफेंसेस कौन से? पनिशेबल विद 3 इयर्स और मोर। ठीक है, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, एक बार ऑफेंस किया, ठीक है, कन्विक्ट हो गया, फाइनली वो डिक्लेयर हो चुका है कि इसने क्राइम किया है, ऑफेंस किया है। उसके बाद इन्हीं चैप्टर्स में से कोई ऑफेंस करता है जो फिर से पनिशेबल है विद 3 इयर्स और मोर, तो अब कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि वो एनहांस पनिशमेंट दे सकता है, और कितनी एनहांस्ड, या तो वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन या फिर अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। क्लियर है? ये चैप्टर आपका सेक्शन चैप्टर 2 रिगार्डिंग पनिशमेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करेंगे जनरल एक्सेप्शंस के रिगार्डिंग। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे जनरल एक्सेप्शंस। थैंक यू।